महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं साधना आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पांडे स्ट्रेटजी में। तो दोस्तों, इसके पहले हमने यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के 7th टॉपिक पे बात की थी, आंकड़ों की व्याख्या या डाटा इंटरप्रिटेशंस। वो टॉपिक खत्म करने के बाद दोस्तों हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसमें हमारे सब टॉपिक्स क्या-क्या हैं। आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, आईसीटी के प्रकार, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, आईसीटी और सुशासन। ये हमारे सब टॉपिक्स हैं दोस्तों। आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा सपोर्ट दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो की बात कर लेते हैं दोस्तों। हमें शिक्षण व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन के लिए अपने पूर्व अनुभव और करने हेतु नवीन ढंग की आवश्यकता होती है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं दोस्तों, अगर हम जैसे सभी लोग कर रहे हैं वैसे करेंगे तो वो चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। उन चीज़ों में हम कैसे थोड़ी-सी नई चीज़ों का समावेश करें, यही चीज़ें हमें आज के इस टॉपिक में पढ़नी है। तो दोस्तों इसमें पहला टॉपिक है हमारा सूचना, इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है दोस्तों जानकारी। अब यह उत्पन्न कैसे हुआ? यह लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ फॉर्मेशन या फॉर्मा होता है, जिसका अर्थ है किसी भी वस्तु को उसके वास्तविक रूप में जानना। इसे हम कहते हैं सूचना। अब हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्व क्या है। आईसीटी किसी भी देश की मानव पूंजी के निर्माण में किया जाने वाला महत्वपूर्ण निवेश है। यह देश की तकनीकी रूप से नवाचारी बनाता है। इससे देश की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसके 4 संभावित स्तर हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम स्तर में शिक्षार्थी शिक्षा की उच्च गुणवत्ता का खर्च वहन कर सकते हैं। द्वितीय स्तर में है इस श्रेणी के छात्र मेधावी और सक्षम होते हैं, लेकिन आईसीटी शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए सार्वजनिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं और शीघ्र ही पहले स्तर के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हो जाते हैं। तृतीय स्तर में यहाँ छात्र आर्थिक और अकादमिक दोनों मानकों पर पिछड़े हुए होते हैं और चतुर्थ स्तर यहाँ अनपढ़ और दरिद्र श्रेणी के लोग आते हैं। ये हमारी 4 श्रेणियां हैं। अब दोस्तों आते हैं क्रास और एडम के अनुसार शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग के निम्न 4 औचित्य काराधार क्या-क्या हैं? सामाजिक मतलब सोशल, व्यावसायिक या वृत्तिक, वोकेशनल, उत्प्रेरक, कैटलिस्टिक, शिक्षा विज्ञान संबंधी, पेडागॉजिकल। ये 4 औचित्य आधार हैं। उच्च शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने के मुख्य उद्देश्य क्या-क्या हैं? वो देखते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को अधिक अभिगम बनाना, दूर-दराज के क्षेत्रों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रणालियों, प्रक्रियाओं और नियमों के अनुपालन में पारदर्शिता को बढ़ाना, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना, छात्रों के व्यवहार, ग्रहण शक्ति का विश्लेषण, छात्रों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना। ये आईसीटी के मेन पर्पस हैं, जो एग्जाम्स में कॉमनली पूछे ही जाते हैं। अब शिक्षा में आईसीटी के लाभ क्या-क्या हैं? वो देख लेते हैं। अधिगम का वैयक्तिकरण, अंतरक्रियाशीलता, दूरी और जलवायु में तटस्थता, अधिक किफायती और व्यापक पहुंच, अधिकाधिक शिक्षण और विविध शिक्षार्थी, एक समान गुणवत्ता। ये हमारे आईसीटी जो शिक्षा में यूज होने वाली है उसके ये सभी लाभ हैं। अब आईसीटी के प्रकार कौन-कौन से हैं? आईसीटी के 2 प्रकार उपकरण सम्मिलित हैं, पुराने और नए।
पुराने मतलब समय के आधार पर जो है वो पुराने और नए 2 हैं। दूसरा है मीडिया के आधार पर, मीडिया के आधार पर भी 2 हैं। पहला है संकेत के आधार पर, संकेत के आधार पर में भी सब टॉपिक है एनालॉग मीडिया। एनालॉग सिग्नल एक सतत संकेत है जो कि किसी वस्तु के भौतिक परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम एनालॉग मीडिया कहते हैं। दूसरा है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया एक नए कंप्यूटर और इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकी को डिजिटल मीडिया कहा जाता है। यहाँ संकेत 0 और 1 का मूल्य ले सकते हैं। इसका उद्गम मोर्स कोड के रूप में देखा जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के प्रकार कौन-कौन से हैं। इसके 3 प्रकार हैं, समय के आधार पर, मीडिया के आधार पर और उपयोग के आधार पर। समय के आधार पर क्या-क्या है, पुराना और नया, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। दूसरा है मीडिया के आधार पर, मीडिया के आधार पे कौन-कौन सा है, 2 है, संकेतों के आधार पर और दूसरा है प्रसारण काल के आधार पर। प्रसारण मतलब ब्रॉडकास्ट। संकेत के आधार पर में भी 2 हैं, एनालॉग और डिजिटल, अभी-अभी मैंने बताया। प्रसारण के आधार पर है तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक। वहीं उपयोग के आधार पर आईसीटी शिक्षा, आईसीटी समर्पित शिक्षा, आईसीटी सक्षम शिक्षा, इन सब की बात कही गई है। अब हम आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य घटक। सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य घटक कौन-कौन से हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन। ये हैं सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य घटक। अब इसमें एक और टॉपिक है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, इंडियन स्पेस रिसर्च। इसमें किस-किस रिसर्च की बात की गई है? मैं आपको केवल टॉपिक्स बता देती हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। पहला है इसरो, ध्रुवीय उपकरण ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, आदर्श प्रक्षेपण स्थल, क्रायोजेनिक तकनीकी और इसके कुछ महत्व तथ्य भी हैं। पहला है वायरलेस संचार के लिए ट्रांसपोंडर का उपयोग किया जाता है जो संकेतों को ग्रहण करता है और अपनी प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्ड देता है। दूसरा है भारत का पहला एडोसेट जीसैट 3 वर्ष 2004 में आरंभ किया गया था। भारत के पहले चंद्रयान फर्स्ट को वर्ष 2003 में आरंभ किया गया था। मौसम उपग्रह METSAT फर्स्ट और सेकंड को कल्पना चावला से नामित किया गया, कल्पना फर्स्ट और कल्पना सेकंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों टेलीविजन मानक, टेलीविजन स्टैंडर्ड। इसमें हमारे 3 मानक हैं, पाल PAL, नेक्स्ट है NTSC और नेक्स्ट है SECAM। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पाल की, जिसे फेज अल्टरनेटिंग लाइन के अंतर्गत रखा जाता है। ये इसका पूरा नाम है पाल का, फेज अल्टरनेटिंग लाइन, ये पाल का फुल फॉर्म है। इस वीडियो संकेत मानक का प्रयोग पश्चिम यूरोप, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में किया जाता है। यह एनालॉग संकेत के रूप में है तथा इसकी बैंड विड्थ ज्यादा होने के कारण तस्वीर की गुणवत्ता बेहतर होती है। दूसरा है हमारा NTSC, नेशनल टेलीविजन सिस्टम समिति, नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमिटीज। यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और जापान में प्रयुक्त किया जाता है। पहला रंगीन टीवी प्रसारण भी इसके माध्यम से हुआ था। तीसरा है SECAM, अनुक्रमित रंगीन अवेक मेमोयर, सेक्वेंटियल कलरल एवेस मेमोरी। इसका मुख्य रूप से प्रयोग फ्रांस एवं दूसरे पश्चिम देशों में होता है। यह पाल जितनी बैंडविड्थ ही प्रयोग करता है लेकिन रंगीन सूचना को क्रमिक रूप से संचारित करता है। अब हम बात करते हैं आईसीटी की सीमाएं क्या-क्या हैं, लिमिट्स ऑफ आईसीटी।
आधारित संरचना संबंध, उच्च प्रारंभिक लागत, शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत मतभेद और अपेक्षाकृत कम ध्यान, अधिगम समस्या। आईसीटी मूल रूप से एक वितरण प्रणाली है, प्रदर्शन मूल्यांकन में कठिनाई, सतत प्रशिक्षण की आवश्यकता, मनोदृष्टि में परिवर्तन की आवश्यकता, ये सारी इसकी सीमाएं हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर किसे कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर एक विद्युत चालित यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना, इसलिए इसे गणक यंत्र भी कहा जाता है। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं? यह बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है, इसमें तीव्रता होती है, ये संग्रहित स्मृति होती है, शुद्धता होती है, एरर टेक्निकल फॉल्ट इसमें बहुत कम पाया जाता है, वैविध्यपूर्ण होता है, बहुप्रक्रम होता है, परिश्रमशीलता होती है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कार्य प्रणाली के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, आकार के आधार पर और पीढ़ियों के आधार पर, ये 4 आधार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य प्रणाली के आधार पर। कार्य प्रणाली के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के, अनुरूप कंप्यूटर, एनालॉग, अंकीय कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, संकर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, विशेष उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, और दूसरा है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब हम तीसरे की बात करते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर या महासंगणक, पांचवा है वर्क स्टेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे आधार, मतलब 4 बेसिस पे इसे बांटा गया था। ये कौन कौन से बेस थे ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। तो दोस्तों कंप्यूटर में कुछ लिखित निर्देश होते हैं जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यदि हार्डवेयर को कंप्यूटर का शरीर माना जाता है तो सॉफ्टवेयर को उसकी सॉरी यदि हार्डवेयर को कंप्यूटर का शरीर माना जाता है तो सॉफ्टवेयर उसका मस्तिष्क होता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है जिसका प्रयोग हार्डवेयर को चलाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निर्देशों के अनुसार डेटा पर अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं की जाती हैं ताकि उसको सूचना में परिवर्तन किया जा सके। इसका हिंदी नाम केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई है। इसके कई डिवाइस भी होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकेंड है मेमोरी, थर्ड है कंट्रोल यूनिट। ये है हमारे दोस्तों सीपीयू के पार्ट्स, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जिससे संबंधित होती है, वो सारे पार्ट्स होते हैं। अब सीपीयू के घटक कौन कौन से हैं दोस्तों? रजिस्टर, मदरबोर्ड, बस, आउटपुट, ये सारे हैं सीपीयू के घटक। कंप्यूटर स्मृति, कंप्यूटर मेमोरी किसे कहते हैं? एक भौतिक डिवाइस है जो किसी भी प्रकार की जानकारी को स्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहित करने में पूरी तरह सक्षम होता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर हिस्सों को स्मृति कहा जाता है जिनका कंप्यूटर में तत्काल उपयोग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर। प्राइमरी मेमोरी का मुख्य मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर में इसकी सीधी पहुंच है। इसके लिए एड्रेस और बसों का प्रयोग किया जाता है। इस तक पहुंच यादृच्छिक मतलब रैंडम है। दूसरी तरफ सेकेंडरी मेमोरी बाह्य या अतिरिक्त मेमोरी है लेकिन यह स्थायी है। इसका अर्थ यह है कि जब कंप्यूटर बंद भी हो तो इससे डेटा की पुनः प्राप्ति की जा सके। यह है दोनों में अंतर। अब हम आते हैं दोस्तों मेमोरी की। मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या क्या है? नॉन वॉलेटाइल, कैश, वॉलेटाइल।
स्थायी, कैश और अस्थायी। स्थायी में कौन-कौन से हैं दोस्तों? रोम, प्रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम, ये सारे स्थायी हैं। जबकि अस्थायी मतलब वोलेटाइल में है रैम, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। जबकि सेकेंडरी में है मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारे हैं सेकेंडरी में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर लैंग्वेज। लोग एक दूसरे से संवाद स्थापित, जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं वैसे कंप्यूटर की भी एक अपनी भाषा होती है। उसी प्रकार कंप्यूटर भी अपनी भाषा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उस भाषा को समझा जाता है और एक कंप्यूटर की भाषा दूसरी कंप्यूटर ही समझ पाते हैं। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग भाषा का विकास प्रोग्रामर करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं दोस्तों? बिट्स अर्थात बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई होती है। यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को प्रदर्शित करता है। यह बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा रूप होता है, इसीलिए इसे बिट्स कहते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर। इसमें एक कैरेक्टर होता है, ये संख्याओं के अलावा वह संकेत है जो भाषा और अर्थ बताने के काम आते हैं। जैसे इसमें कुछ अल्फाबेटिकल्स होते हैं, ABCD मेंशन होता है, कुछ नंबर मेंशन होते हैं, कुछ सिंबल्स मेंशन होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंप्यूटर सूचना कैसे संसाधित करता है। हाउ डज कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जब डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाता है, प्रविष्ट मतलब एंटर, तो हम जिन संख्याओं या शब्दों को समझते हैं, कंप्यूटर उनका अनुवाद बाइनरी नंबर सिस्टम में लेता है। बाइनरी भाषा कंप्यूटर की भाषा है। आप जो कुछ भी टाइप करते हैं, इनपुट, आउटपुट, सेंड, रिट्रीव, ड्रॉ आदि, अंत में कंप्यूटर की मूल भाषा बाइनरी में ही परिवर्तित हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारे प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मशीन की लैंग्वेज होती है। ये दो प्रकार की होती है दोस्तों, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। मशीनी भाषा या मशीन का अर्थ कंप्यूटर है। कंप्यूटर सिर्फ अंकों एवं संकेतों अर्थात 1 या 0 की भाषा, जिसको हम बाइनरी कोड कहते हैं, उसे समझ पाता है। वही होता है हमारा असेंबली भाषा। हमारी साधारण भाषा नहीं समझता तो हमें एक मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ती है, जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसका मशीन स्तरीकरण भाषा में अनुवाद करना होता है, जिसे हम असेंबली भाषा कहते हैं। फर्स्ट मशीन भाषा में हम कंप्यूटर की भाषा मतलब बाइनरी कोड को पढ़ते हैं, जबकि वहीं असेंबली भाषा में वो हमारे भाषाओं को अपने दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक पहुंचाता है, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। अब आते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? यह दो प्रकार के होते हैं, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर और दूसरा है स्टैंडर्ड कंपाइलर। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसमें हम सॉफ्टवेयर के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा इसमें कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? वायरस तो आप जानते हैं, जो चीज़ों को खराब करता है उसे हम वायरस कहते हैं। कंप्यूटर वायरस एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जिसे मेलवेयर भी कहा जाता है। यह वायरस अगर एक बार कंप्यूटर के अंदर आ जाए तो वो कंप्यूटर के अंदर जितने सिस्टम्स हैं उसको वह खराब कर देता है। जो जिस कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, वह वायरस से प्रभावित कंप्यूटर ठीक से कमांड नहीं ले पाता। जो चीज़ें आप कंप्यूटर को कमांड देंगे वो नहीं कर पाएगा अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा तो। वायरस के प्रभाव क्या-क्या होते हैं? कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बाधित करता है, या सिस्टम को संशोधित करता है, नेटवर्क के उपयोग को बाधित करता है, डेटा नष्ट करता है, जो हमारे गोपनीय डेटा होते हैं उसे नष्ट कर देता है, कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों को बाधित करता है। अब इससे बचाव के उपाय क्या-क्या हैं? एक प्रभावी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की स्थापना के माध्यम से इसे बचाया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट सॉफ्टवेयर को पैच अप
करना भी इसके बचाव का एक उपाय होता है। हमें अत्यधिक सुरक्षित पासवर्ड डालने की आवश्यकता होती है। फायरवॉल का उपयोग भी इसके बचाव में सहायता करता है। नेक्स्ट आते हैं हम कंप्यूटर वायरस के प्रकार कौन-कौन से होते हैं। वायरस के प्रकार भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके पहले यूजीसी नेट के एग्जाम्स में कंप्यूटर वायरस के प्रकार के बारे में पूछा गया था। तो इसके प्रकार देख लेते हैं। सिंपल वायरस, एन्क्रिप्टेड वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मैक्रो वायरस, ट्रोजन हॉर्स, बम, वार्मम, बूट सेक्टर कंप्यूटर वायरस, मास्टर बूट रिकॉर्ड कंप्यूटर वायरस, फाइल इन्फेक्टर कंप्यूटर वायरस, मैक्रो कंप्यूटर वायरस, ये सभी वायरस के प्रकार हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं दोस्तों, ये है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया जो हमारे आसपास के एरिया को नेटवर्क देता है वो हमारा लोकल नेटवर्क होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन मतलब जो भौगोलिक क्षेत्रों और विभिन्न भवनों के लिए यूज किया जाता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तीसरा आता है इसमें वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? यह देश विदेश और महाद्वीपों में नेटवर्क भेजता है, जिसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, कंपास एरिया नेटवर्क, बेतार तक पर्सनल में है पैन। यह कंप्यूटर नेटवर्क एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। और दूसरा है कंप्यूटर एरिया नेटवर्क, सॉरी कैंपस एरिया नेटवर्क। यह अधिकाधिक लोकल एरिया नेटवर्क की सीमित भौगोलिक क्षेत्र में नेटवर्क है। यह वान या वैन या मैन से छोटा होता है, VAN या MAN से छोटा होता है। अब हम आते हैं बेतार तकनीक। केबल के खर्चीला होने तथा रखरखाव की समस्या के कारण विभिन्न कंप्यूटर्स को नेटवर्क से जोड़ने के लिए बेतार तकनीकी का यूज किया जाता है। वायरलेस जिसको हम बोलते हैं, बेतार मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी। अब हम आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी पे। नेटवर्क टोपोलॉजी निम्नलिखित प्रकार की होती है: स्टार, रिंग, बस और ट्री। ये 4 इसके प्रकार होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिससे किसी भी कंप्यूटर से सूचना आदान प्रदान किया जा सकता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क डेटा या सूचना संसाधन को साझा करने की अनुमति इंटरनेट ही देता है। अब इंटरनेट का इतिहास जान लेते हैं। 1969 अमेरिकी रक्षा विभाग में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी APRA ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर को नेटवर्किंग करके इंटरनेट अपरानेट को आरंभ किया। उसका उद्देश्य आपात स्थिति में आपस में संपर्क स्थापित किया जाना था। यह है दोस्तों इंटरनेट की हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। अब हम ये देखते हैं कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कौन-कौन से हैं। HTTP, IMAP, मैं आपको फुल फॉर्म भी बताती चलती हूँ दोस्तों। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SSL, सोर्स सर्किट लेयर। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के विकल्प कौन-कौन से होते हैं। ये है डायल अप कनेक्शन, केबल टीवी कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, मॉडेम, हब, ब्रिज, राउटर, गेटवे, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सैटेलाइट कनेक्शन, ब्लूटूथ, वाईफाई। ये सारी चीजें हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के विकल्प। अब दोस्तों हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वेब सर्वर हाइपरलिंक्स के बारे में, जो हम www करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों भिन्न-भिन्न चीजें हैं, परंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी युक्त पेजों का विशाल संग्रह जो एक दूसरे से जुड़ा है। www पर प्रत्येक पृष्ठ को वेब पेज कहा जाता है। HTML, इसका अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा।
यह एक स्वरूपण भाषा है जो वेब पेज के रूप और सामग्री को परिभाषित करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह एक वेब पेज पर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो व्यवस्थित करने में सहायता करती है। यही है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है इसमें वेबसाइट, होम पेज, वेब ब्राउज़र, पोर्टल। इसमें कुछ डोमेन नेम्स भी हैं दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ डोमेन नेम्स के बारे में। डोमेन नेम्स क्या होते हैं? डोमेन नाम की सहायता से हम किसी वेबसाइट की पहचान स्थापित करते हैं, उसे हम डोमेन नेम्स कहते हैं। .com ये व्यापारिक से जुड़ा होता है इसका। .edu मतलब एजुकेशन, ये शिक्षा से। .government मतलब सरकार से। .mil MIL मतलब सैन्य शिक्षा, सैन्य विभाग सॉरी। .net मतलब नेटवर्क से। .co मतलब कंपनी से। .org मतलब संगठन से। ये है इसका डोमेन नेम और ये है इसके एसोसिएशंस। नेक्स्ट है इसमें वेब पब्लिशिंग, ईमेल। ईमेल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की संरचना, ईमेल के संगणक, अवयव, इसके लाभ। ईमेल की संरचना, अब ईमेल क्या है दोस्तों? ईमेल के प्रत्येक उपयोगकर्ता को अपने ईमेल खाते के लिए एक अनूठा नाम मिलता है, इसे हम ईमेल कहते हैं। ईमेल को हम अपने अनुसार संदेश भेजें और ईमेल से ही हम संदेश प्राप्त भी कर सकते हैं। ईमेल कैसे बनाते हैं? ईमेल, फिर यूजर नेम, @ फिर जो भी चीज़ें आपको मेंशन करनी है वो मेंशन कर सकते हैं। ये आपका ईमेल बन गया, इसे हम ईमेल एड्रेस भी कहते हैं। ईमेल संदेश के अवयव क्या-क्या होते हैं? ईमेल हेडर। ईमेल हेडर में क्या-क्या होता है? प्रेषक का नाम, पता, दिनांक, एड्रेस, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। ईमेल के लाभ क्या-क्या होते हैं? यह विश्वसनीय होता है, सुविधाजनक होता है, इसमें गति होती है, किफ़ायती होती है, यह छापने योग्य होता है, इसमें व्यापकता भी होती है। ईमेल हैकिंग क्या होती है? ईमेल हैकिंग में ईमेल स्पैमिंग होती है, वायरस होता है, फ़िशिंग होती है, फ्लैग्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल स्पैमिंग की। ईमेल स्पैमिंग क्या होता है? इसका अर्थ होता है जब-जब कोई वाणिज्यिक संस्थान बिना किसी अनुरोध के ही अपने उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन के लिए ईमेल खाताधारियों को मेल भेजता है, इनके जंक मेल को कहा इनके जंक मेल इन्हें जंक मेल भी कहा जाता है। इनको आंग्ल भाषा में अनसॉलिसिटेड बुल्क ईमेल्स भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है वायरस। वायरस तो आपने पढ़ा ही, जो हमारे फाइल्स और डेटा को खराब कर दे या नष्ट कर दे, उसे हम वायरस कहते हैं। फ़िशिंग, फ़िशिंग एक प्रकार का घोटाला है दोस्तों। इसमें उपभोक्ताओं को मेल भेजकर लक्षित किया जाता है और एक प्रसिद्ध स्रोत से प्रतीत होता है। यह उपभोक्ता को व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए होता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड का विवरण जानना होता है। यह फ यह एक ऑनलाइन फ्रॉड होता है दोस्तों फ़िशिंग। इसमें हम जैसे कभी-कभी ऐसा स्कैम आता है कि बैंक से हमें कॉल आता है कि आपका अकाउंट बंद हो गया है, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, आप वो हमें बताएँ, आपके मेल पे कोई मैसेज जाएगा, वो हमें बताएँ। इसी मैसेज से वो हमारे बैंक के सारे डिटेल्स कलेक्ट करते हैं और हमारे बैंक का खाता खाली कर देते हैं। ये एक तरीके का स्कैम होता है। दूसरा है स्प्लैग। किसी को तब तक स्पैमिंग करते रहना जब तक कि वह कंप्यूटर में बहुत गड़बड़ न होनी शुरू हो जाए, वो कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, उसे हम स्प्लैग कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या-क्या हैं दोस्तों? फेसबुक है, ट्विटर है, माइक्रो ब्लॉगिंग है, ऑरकुट है, वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स है, यूट्यूब है, पॉडकास्ट है, फ्लिकर है, विकिपीडिया है, ब्लॉग है, फ्री ब्लॉग होस्टिंग, ब्लॉग होस्ट विद फी, आरएसएस। आरएसएस क्या है हम ये बता दें आपको दोस्तों। इस वेब उपकरण की सहायता से आप सूचना को दूसरी कुछ वेबसाइटों पर एकत्रित कर अपनी वेबसाइट पर दिखा सकते हैं। इससे शिक्षक और विद्यार्थी के पास कई विषय वस्तुओं के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित हो जाती है, विशेषतः या सामुदायिक घटनाओं के बारे में। मतलब करंट की सारी चीज़ें हमें इस चीज़ पे आरएसएस वेब्स पे मिल जाती हैं। श्रव्य दृश्य यंत्र ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट्स क्या-क्या होते हैं?
ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है दोस्तों। ये ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमें कॉल के द्वारा की जाती है। जैसे उसमें हमें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, ऑडियो मतलब हमें ऑडियो बस होती है, उसमें चीज़ें हमें सुनाई देती हैं, हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती। और वहीं वीडियो जो होता है, वीडियो में हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ऑडियो वीडियो इंस्ट्रूमेंट जो है दोस्तों, वो हमारा मोबाइल है, टेलीविज़न है, और केवल ऑडियो की बात करें तो वो हमारा रेडियो है। अब दोस्तों हम आते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली आईसीटी के। आईसीटी के महत्वपूर्ण शब्दावली दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपके एक-एक वर्ड्स के 3-3 बता देती हूँ शब्दावली। जैसे ए टू ज़ेड हैं, मैं आपको 3-3 बेसिस बता देती हूँ। ए में आते हैं एजेक्स, एंकर, अप्रोचेज़। बी में आएगा आपका बुकमार्क, बूट, बॉट। सी में कॉर्ड, सीबीटी, चैट रूम, क्लाइंट। डी में डिबग, डायरेक्टरी, डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच। ई में आएगा एरर डायग्नोसिस, एक्सटेंशंस, एक्सक्लूटेबल, फ्लैश ड्राइव, फजी मैचिंग, जीआईएफ, ग्रोफर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हैकर, होस्ट, हब। ऐसे करके चीजें आपकी जेड तक जाएंगी दोस्तों। जेड क्या है? जिप। इसके बाद आता है हमारा उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। इसमें क्या क्या चीजें हमारी आती हैं दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कारकों के कारण प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यावश्यक हो गया है। वो कारक के कारण क्या क्या हैं? शिक्षा को अल्पव्यापी बनाना, उच्च गुणवत्ता, शिक्षा का समावेशी होना, रोजगार उपलब्ध करवाना, इंटरनेट की सुविधा, स्मार्टफोन की उपलब्धि, अकुशलता को कम करना, जैसे कौशल भारत मिशन के द्वारा, स्किल इंडिया मिशन। स्वयं और स्वयं प्रभा, ये भी एक टॉपिक है दोस्तों। स्वयं एंड स्वयं प्रभा। स्वयं का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और स्वयं प्रभा होता है प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट टू होम, मतलब घर की इसकी सुविधा होती है। आप कहीं भी बैठ के उस चीज़ को अपने घर से ही कर सकते हैं। कोई भी घर से बैठ के काम कर सकते हैं, या कोई एजुकेशनल फील्ड में है तो वो घर से कर सकते हैं। इसे हम स्वयं प्रभा कहते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी, एनएडी। नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू आईसीटी, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांसिंग लर्निंग, ई शोध सिंधु, वर्चुअल या आभासी लैब, ई यंत्र। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आईसीटी और सुशासन। सुशासन मतलब गवर्नेंस। गवर्नेंस में क्या क्या चीजें आती हैं? शासन प्रणाली में अगर हम आईसीटी जोड़ दें तो उसको सुशासन या ई प्रशासन या ई गवर्नेंस भी कहा जाता है। सुशासन या ई गवर्नेंस या ई प्रशासन मुख्यतः सरकारी प्रक्रिया के लिए आईसीटी का अनुप्रयोग है। सुशासन का उद्देश्य शासन में अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। वास्तव में सुशासन के माध्यम से स्मार्ट गवर्नेंस का उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश है, या हम स्मार्ट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? स्मार्ट की इंग्लिश स्पेलिंग होती है SMART। हम सबसे पहले बात करते हैं एस की। एस फॉर सिंपल, एम फॉर मोरल, ए फॉर अकाउंटेबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी। सरल, नैतिक, उत्तरदायित्व, प्रतिक्रिया, पारदर्शिता। ये हमारा स्मार्ट का फुल फॉर्म। अब सुशासन के कुछ मुख्य घटक कौन कौन से हैं? सरकारी नागरिक इंटरफेस, सरकार इंटरफेस, सरकारी व्यवसाय इंटरफेस, सरकारी कर्मचारी इंटरफेस, सरकारी सोसाइटी इंटरफेस। ये सारी चीजें। अब सुशासन के मुख्य लाभ कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। इसमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं का स्वचालन होता है, कार्यबल में कमी होती है, बेहतर सेवा वितरण होता है, तकनीकी
और सहायक भूमिका होती है, पारदर्शिता होती है, आर्थिक और सामाजिक विकास होता है, प्रशासनिक संस्कृति में बदलाव होता है। अब सुशासन को लागू करने में आने वाली चुनौतियाँ कौन-कौन सी होती हैं? संसाधनों की कमी, बुनियादी ढांचे की कमी, डिजिटल डिवाइड, स्थानीय भाषाओं में प्रासंगिक सूचना का अभाव, सुशासन क्षमता का निर्माण, साइबर स्पेस में सुरक्षा मुद्दे, अनिच्छुक नौकरशाही, ये सारी इसकी चुनौतियाँ हैं। केंद्रीय स्तर द्वारा लागू की गई कुछ परियोजनाओं की सूची भी है। अब देखते हैं केंद्रीय योजना की सूची क्या है। इंडिया इमेज भारत सरकार का पोर्टल है ये। कृषि विपणन सुरक्षा नेटवर्क, सेंट्रल पासपोर्ट सिस्टम सीपीएस, सामुदायिक सूचना केंद्र सीआईसी, कंप्यूटरीकृत ग्रामीण सूचना प्रणाली परियोजना सीआरआईएसपी। राज्य सरकारों ने या उनके सहयोग से भी बहुत सारे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं। मैं उनके भी नाम आपको बता देती हूँ दोस्तों। भूमि, ई सेवा, फ्रेंड्स, ज्ञानदूत, लोकमित्र, फास्ट, मुद्रा, खजाने, ग्राम संपर्क, ई चौपाल, ये सारे नाम जो दिए गए हैं वो राज्य सरकार के द्वारा दिए गए हैं। भारत सरकार की ई गवर्नेंस योजना, सभी कल्याणकारी सरकार न्यून सरकार अधिकतम सुशासन पर काम करती है। ई गवर्नेंस सुशासन का मार्ग प्रशस्त करती है। भारत में 25 दिसंबर को, जो कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, उसी दिन हम सुशासन दिवस भी मनाते हैं। 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस मनाते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एवं आधार, आधार पहचान डिजिटल इंडिया के मुख्य स्तंभों में से एक है। यह बायोमेट्रिक आधारित सेवा है। यह सामाजिक और वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक क्षेत्र में वितरण सुधार, वित्तीय बजट का प्रबंधन, सुविधा बढ़ाने, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को वितरित करने के लिए एक रणनीतिक पुल है। यह सुशासन को बढ़ाने के उद्देश्य से समग्र है। अब हम आते हैं माईगव। माईगव का होता है MYGOV। इस पोर्टल का शुभारंभ 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकार के साथ एकीकरण करना तथा राष्ट्र के विकास में भागीदारी के माध्यम के रूप में कार्य करना है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की भागीदारी के माध्यम से गुणात्मक परिवर्तन लाना है। नेक्स्ट है ई ग्रंथालय। ई ग्रंथालय सरकारी पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ई भाषा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बड़े पैमाने पर बन रहा है। सरकार भारतीय नागरिकों के लिए उनकी अपनी भाषा में ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है, जिसे हम ई भाषा कहते हैं। प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति प्रमुख हितधारकों के बीच वास्तविक समय उपस्थिति और विनिमय के साथ ई पारदर्शिता और ई उत्तरदायित्व लाने के लिए एक प्रशस्त प्रणाली है। इस प्लेटफॉर्म को 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था। यह एक बहुउद्देशीय और बहुमोडल मंच है, जिसका उद्देश्य सामान्य जन की शिकायतों को दूर करना है। प्रगति एक पोर्टल है जिसमें सामान्य जन की शिकायतें सुनी जाती हैं। प्रगति मंच 3 प्रकार की नवीनतम तकनीकों का उपयोग करता है: डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू स्थानिक प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय भू सूचना विज्ञान केंद्र। इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? देश में भू सूचना विज्ञान से संबंधित संसाधनों और क्षमताओं के विकास के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। भू सूचना विज्ञान के क्षेत्र में सभी सरकारी केंद्र, राज्य, स्थानीय स्व सरकारों को आवेदन का समाधान प्रदान करता है। भू सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास है। नेक्स्ट टॉपिक है ई न्यायालय मिशन मोड। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें इकोटर्स परियोजना का उद्देश्य देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में सार्वभौमिक कंप्यूटरीकरण और न्याय प्रणाली के ICT और क्षमता को बढ़ाकर वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को नामित सेवाएं प्रदान करना है। ई न्यायालय में न्यायपालिका की बात की गई है। नेक्स्ट है ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट जैसा कि नाम से ही मेंशन हो रहा है कि ई डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। यह ई गवर्नेंस के अंतर्गत चलने वाली स्टेट मिशन मोड प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य जन केंद्रित सेवाओं को कंप्यूटरीकृत करने का है। ई ताल क्या है? यह एक
भारत के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक सार्वजनिक सेवा है। ई ग्राम ई ग्राम स्वराज। पंचायती राज मंत्रालय ने एक संस्थानों में ई गवर्नेंस को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने एक उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब आधारित पोर्टल ई ग्राम स्वराज लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य आधारित लेखांकन की बेहतर पारदर्शिता को लाना है। नेक्स्ट है जीवन प्रमाण। ये हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों। भारत सरकार की पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, जिसे जीवन प्रमाण के रूप में लाया जाना है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। जैसे दोस्तों जीवन प्रमाण में अगर कोई किसी को पेंशन मिलनी है, तो कुछ लोग होते हैं जो इसमें भी घोटाले कर देते हैं। इसके लिए इसमें बायोमेट्रिक का यूज़ किया गया है। ऐसे जिसका पेंशन है वो खुद आए, अपना थंब प्रिंट करे और उसके बाद उसे उस चीज़ के पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। महादेव।